नमस्कार। हमारा जो पूर्व का जो वीडियो था उसके अंदर हमने राजधानी के विकास के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, राजधानियाँ जो किसी भी राज्य की राजधानियाँ जो समय समय पर परिवर्तित होती रही, उसको हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया। आज के वीडियो के अंदर जो हम राजधानियों का जो वर्गीकरण किया जाता है या राजधानी की वर्गीकरण के अंदर उसके विकास के साथ साथ उसकी जो विभिन्न समय समय के अंदर जो परिवर्तन हुए, उन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम यहाँ पर करेंगे। जब हमने वर्गीकरण की राजधानी के वर्गीकरण की बात की तो दो भागों में हम राजधानी को आधार पर उसको विभाजित किया जा सकता है। दो प्रकार के मतलब उद्भव के आधार पर हम राजधानियों को दो भागों में विभाजित कर उसका अध्ययन करते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक राजधानी, एक होती है कृत्रिम राजधानी। प्राकृतिक राजधानी की जब हम बात करते हैं तो ये राज्य के विकास के साथ साथ राजधानी के विकास या निर्माण की बात को इंगित करता है, या ये कहीं न कहीं रेटजेल की राज्य के जीव की अवधारणा के ज़्यादा नज़दीक है। या हम ये कहें कि राज्य के राजनीतिक विकास के साथ साथ उनका जो कोर एरिया होता है वही कालांतर के अंदर जब राजधानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उन इस तरह की जो राजधानी होती है उनको हम प्राकृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। यहाँ हमने इसको स्पष्ट भी किया है कि जो राजधानी विशेषकर कोर क्षेत्र में एक लंबी अवधि में क्रमिक रूप से विकसित होकर कालांतर में अपने पृष्ठभूमि के विस्तृत राष्ट्रीय निर्माण में सफल होती है, उसको प्राकृतिक राजधानी कहते हैं, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पेरिस हो। कृत्रिम राजधानी की जब हम बात करते हैं तो इसमें विकास की अवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की बात की जाती थी तो जो औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने विभिन्न राज्यों के अंदर स्व विवेक से राजधानियों का निर्माण कर दिया गया, तो वो कहीं न कहीं उनको कृत्रिम राजधानी के रूप में जाना जाता है। या ये कहें कि मानव के निर्णयों के आधार पर सृजित की जाती है, यानी जो अध्यारोपित भी हो सकती है। ये लोगों की आकांक्षा प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है, यह विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम नहीं होती। यानी कि औपनिवेशिक बात को भी हम छोड़ दें तो वहाँ का जो समुदाय होता है वो भले ही वहाँ पे जो कोर एरिया आता है वो राजधानी के निर्माण के लिए भले ही उपयुक्त हो, लेकिन उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो आकांक्षा होती है, प्रतिष्ठा होती है, धार्मिक भावनाएं होती हैं, सांस्कृतिक जो स्वरूप होता है, वो जब राजधानी के निर्माण में काम आता है तो उसको हम कृत्रिम राजधानी कहते हैं। और ये आकस्मिक रूप से सृजित करती है, एक ही जगह सब कुछ के आधार पे बनाया जाता है जिससे कि राज्य केंद्र में कार्य कर सके। जितने भी जो फेडरल जो स्टेट्स होते हैं वहाँ की जो राजधानी होती है वो प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि जो संघात्मक जो राज्य होते हैं वहाँ पर विभिन्न जो संघ होते हैं उनके अंदर समझौतों के आधार पे राजधानियों का निर्माण किया जाता है, तो उन राजधानियों को हम कृत्रिम राजधानी के रूप में जानते हैं। अगर हम इन दोनों में अंतर करें कि प्राकृतिक राजधानी और कृत्रिम राजधानी में अंतर क्या है, तो हमने ये भी यहाँ स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक राजधानियाँ परंपराओं से बंधी हुई होती हैं, वो कोर क्षेत्र का इतिहास और विरासत को अभिव्यक्त करती हैं, यानी उनका विकास उस कोर क्षेत्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ आता है। जबकि कृत्रिम राजधानियाँ राजनीति में राजधानियाँ राजनीति से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। राजनीतिक निर्णय या संबंधित जो पक्ष होते हैं उनकी राजनीतिक इच्छाओं को ये अभिव्यक्त करती है। या मैंने जिस तरह से कहा, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के समय भी जो राजधानियों का निर्माण किया गया वो कहीं न कहीं कृत्रिम राजधानी की श्रेणी के अंदर ही आती है। विभिन्न विद्वानों ने राजधानियों का वर्गीकरण किया। स्पैट ने 1942 के अंदर उनका वर्गीकरण किया। उसमें उसने ऐतिहासिक जो पहलू थे उनका ऊपर ज़्यादा बल दिया और उसके आधार पर इसने दो तीन भागों में विभाजित किया। वे संघीय अथवा संश्लिष्ट राज्य का आधार केंद्र हैं, वह जो संघ तथा विजय के सीमांत आयोजन के रूप में अग्रवर्ती फॉरवर्ड होती हैं, वे राजधानी जो संपर्क सूत्र रूप में है जिसके द्वारा राज्य अपने विकास काल में पोषण प्राप्त करता है तथा बाद में समय में उसे अनुप्रमाणित होती रहती हैं, यानी उसको सर्टिफाई करते रहते हैं। या ये कहें कि जब समय के साथ विकास होता रहता है तो ये विकास की प्रक्रिया से इन राजधानियों का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। अब यहाँ पर जो जी हमदान थे इन्होंने भी राजधानी को वर्गीकरण किया। इनका जो वर्गीकरण था विशेषकर जो अफ्रीकन जो राष्ट्र थे उनके संदर्भ में इसका किया गया। इन्होंने चार तरह की राजधानियों की बात की: ऐतिहासिक राजधानी, जन्मजात राजधानियाँ, औपनिवेशिक राजधानियाँ, जिस तरह से मैंने कहा कि प्राकृतिक राजधानियाँ होती हैं, और
कृत्रिम राजधानी होती हैं, तो जो औपनिवेशिक जो राजधानियां थी कहीं न कहीं ये कृत्रिम श्रेणी की थी, और उत्तर औपनिवेशिक राजधानियों में पुनः उन कोर क्षेत्रों के साथ साथ वहाँ के जो ऐतिहासिक पहलू थे उनका भी ध्यान रखा गया। डीप ब्लीच का राजधानी जो वर्गीकरण क्या था, ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, आकृति मूलक वर्गीकरण था। इसके अंदर इन्होंने जो वर्गीकरण किया, 3 प्रकार की राजधानियों की बात की: स्थायी, प्रस्तावित और विभाजित राजधानियां। स्थायी राजधानियां जिन्हें ऐतिहासिक राजधानियां भी कहते हैं, जिन्हें प्राकृतिक राजधानियां भी कहते हैं। प्राकृतिक राजधानी को हमने अभी स्पष्ट भी किया, उसके अंदर इन्होंने लंदन, पेरिस, रोम, एथेंस का उदाहरण दिया। प्रपोज्ड जो राजधानी होती हैं, जैसे कि इसके अंदर जो परिवर्तन होता है समय के साथ आवश्यकताओं के आधार पर, भूसामरिक दृष्टिकोण से, स्थानीय जो सांस्कृतिक जो पहलू है, वहाँ के रहने वाले लोगों की निष्ठा, आकांक्षा, इन सब चीज़ों का जब ध्यान रखा जाता है तो उनको हम प्रपोज्ड कैपिटल कहते हैं, प्रस्तावित राजधानी कहते हैं। जैसे जापान के अंदर जो राजधानी थी पहले क्योटो थी, उसको 1868 के अंदर टोक्यो में शिफ्ट किया गया। भारत की हम बात करें तो पहले कोलकाता थी, 1911 में उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। विभाजित राजधानियां यानी जहां पर राज्य के जो किए जाने वाले कार्यों का जो केंद्र है किसी एक स्थान पर ना होकर एक से या दो से अधिक क्षेत्रों में होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, चाहे नेट की एग्जाम हो, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ की जो वैधानिक जो राजधानी है वो हैग में है, लेकिन जितना भी ऑफिशियल जो वर्क किया जाता है, सरकारी जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम में है। जैसे बोलीविया की बात करें तो यहाँ की जो विधायिका है वो लापाज में है, जबकि न्यायपालिका हम बात करें तो सुक्रे में है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ का जो प्रशासन है 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है: कैपटाउन, प्रेटोरिया, ब्लोएमफोंटेन। जो प्रेटोरिया, कैपटाउन, यहाँ पे कैपटाउन और प्रेटोरिया के अंदर यहाँ पर जो औपनिवेशिक जो प्रभाव रहा, तो कैपटाउन के अंदर डच जो लोग थे उनका प्रभाव रहा, प्रेटोरिया के अंदर अंग्रेजी प्रभाव रहा। तो कहीं न कहीं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर यहाँ डच परंपरा का, यहाँ अंग्रेजी परंपरा का, और जबकि ब्लोएमफोंटेन के अंदर यहाँ की जुडिशरी व्यवस्था वहाँ से संचालित होती है। भूटान की बात करें तो सरकारी मुख्यालय थिम्पू में है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है पारोनगर से किया जाता है। लाओस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यहाँ की वियनथियान है, जबकि यहाँ का जो शाही शासन है जिसका प्रभाव यहाँ की व्यवस्थाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो जो है लुआंग प्रवांग में है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी के संबंध में जेफरसन का जो प्राइमेट सिटी जो प्रिंसिपल दिया गया, ये कहता है कि जो प्राइमेट जो सिटी होता है वो भी कैपिटल के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ हम ये स्पष्ट कर दें, जो जेफरसन लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी की जब बात करते हैं तो हर प्राइमेट सिटी किसी भी जो राज्य होता है उसकी राजधानी नहीं होती। प्राइमेट सिटी निश्चित रूप से कार्यों का संकेंद्रण होता है, यहाँ पे जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है, लेकिन कई पहलू, ऐतिहासिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू राजधानी के विकास में, निर्माण में सहायक होते हैं। तो लेकिन फिर भी ये जो बड़े नगर की बात करता है, जो वहाँ पे अत्यधिक कार्यों विविधिकता की बात करता है, मल्टी फंक्शनल स्थिति जो रखता है, जिसको प्राइमेट सिटी का जेफरसन ने नाम दिया, तो यहाँ पर वो भी महत्वपूर्ण है। ये आपसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो प्राइमेट सिटी की जो कॉन्सेप्ट है कौन से विद्वान के द्वारा दी गई। अब राजधानी के फंक्शंस क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाता है, बड़े डेस्क्रिप्टिव उसमें पूछा जाता है, तो आपसे पूछते हैं कि राजधानी के विकास के क्या कारक हैं, राजधानी के वर्गीकरण कीजिए, राजधानी के द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने पूर्व में ही आपसे ये स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य, जब हम राज्य की बात करते हैं, ये यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम राज्य की यहाँ बात करते हैं तो राज्य किसी भी देश के संदर्भ में यहाँ लिया जाता है, या राजनीतिक भूगोल के अंदर। यहाँ ये नहीं है कि भारत के अंदर इतने राज्य हैं, वो स्थिति नहीं है। राज्य का मतलब एक स्वतंत्र एक देश के लिए यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि जिसकी एक सुनिश्चित राजनीतिक सीमा होती है। तो यहाँ जब हम राजधानी के कार्यों की हम बात करते हैं तो जो राजधानी होती है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी राज्य के मस्तिष्क के रूप में काम करती है, या जो वहाँ पर संपादित की जाने वाली जो भी कार्य हैं, नीतियों का नियोजन है, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन है, या हम ये कहें कि उसका जो वैधानिक जो स्थिति है, किसी भी राज्य की जो राजधानी होती है वहीं पर वहाँ की जो संसद है, विधायिका है, कार्यपालिका है, वहाँ पर उस राजधानी के अंदर स्थित होती है, और उस राजधानी के अंदर ही
पूरे राज्य के मध्य, ये संघात्मक राज्य है, जो वृहद राज्य होते हैं तो विभिन्न संघों के मध्य संयोजन का, समन्वय का, नीति निर्माण के अंदर एक दूसरे के परिपूरकता का, तो इन सब चीज़ों का समायोजन वहाँ पे किया जाता है। तो एक वैधानिक स्थल के रूप में राजधानी की इंपॉर्टेंट है। एक प्रधान निवास स्थल, चाहे पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय राजधानी में होता है, प्रधानमंत्री का जो आवास होता है वहीं पे होता है, राष्ट्रपति जो होता है उसके भी जो कार्यालय होता है राजधानी में होता है, उसका आवास भी वहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से राजधानी के अंदर ही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कार्य है, नीतियां हैं, उनका संपादन और क्रियान्वयन किया जाता है। विभिन्न जो राज्य होते हैं, जो विभिन्न जो देश होते हैं, उनका जो दूतावास जो होते हैं वो उन राज्यों की राजधानी के अंदर ही स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर उन विदेशी शासकों के राजाध्यक्ष का स्वागत भी होता है। जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनका जो डायलॉग्स जो वगैरह होते हैं वो भी वहीं पे किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से राजधानी का जो इम्पोर्टेंस है निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। शक्ति व सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में राजधानी जो होता है वहाँ पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। विभिन्न सामरिक जो समझौते होते हैं वो किए जाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंधों की स्थापना की जाती है उसमें राजधानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राजधानी के द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो किसी भी राष्ट्र की शक्ति, नीति निर्माण नीतियों के संदर्भ में निर्णय लेने की उसकी क्षमता, उन सबको स्पष्ट करता है। राज्य की एकता का प्रगति का द्योतक है, क्योंकि राजधानी जब राज्य की जो एकता की जब हम बात करते हैं तो संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, जहाँ पर विभिन्न जो संघ होते हैं उनके अंदर समन्वय की जो बात होती है तो वो राज्य की राजधानी के अंदर ही किए जाते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में इसको स्पष्ट करें तो भारत के अंदर जो संघात्मक शासन व्यवस्था देखी जाती है, हमारी जो संसद है, चाहे हम ये उसके लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा में भी होता है। चुन के आते हैं विभिन्न राज्यों से, राज्यसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व होता है। तो वो वहाँ पर केंद्र और राज्य के संदर्भ में जो नीतियों का निर्माण किया जाता है वो एक समन्वय की स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके अंदर जो राज्य का जो प्रतिनिधित्व केंद्र में होता है वो उस राजधानी के अंदर ही संपादित किया जाता है, जहाँ पर संसद की स्थापना होती है। भारत के अंदर जो संसद है वो दिल्ली में है, भारत की दिल्ली राजधानी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वहाँ पर संसद की स्थिति होने के कारण वो राज्य की एकता को और उसका जो प्रोग्रेस होती है उसको भी शो करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जैसे हमने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो आवास होते हैं, उनके जो ऑफिस होते हैं, वो सब राजधानी के अंदर होते हैं। और वहाँ पर विभिन्न राज्यों के साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं वो राजधानी स्तर पर ही किए जाते हैं, या राजधानी के से ही विभिन्न वैदेशिक नीतियों का, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का संचालन भी किया जाता है, संबंधों को स्थापित किया जाता है, और उसके आधार पर जो भी भविष्यगत निर्णय लिए जाते हैं वो उस राजधानी के अंदर ही लिए जाते हैं। तो इस तरह से कोर एरिया, राजधानी, नगर, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है राजनीतिक भूगोल में, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब आप लोगों से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को आप देखें, आप इनको अगर आपको पसंद आता है कमेंट भी करें, आपको लगता है कि अगर ये शेयर किए जा सकते हैं आप शेयर भी कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मैसेज के माध्यम से मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जिससे कि हम इन वीडियोज़ में और सुधार कर सकें। धन्यवाद।